एनटीए यूजीसी नेट यानी निमिज नेट ऐप ओवर 10 यूनिट स्टडी नोट्स प्लस वीडियोस प्लस लाइव मॉक टेस्ट 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश के अंदर फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विद आंसर की। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर और लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन यानी कि गद्यांश किस तरह से हम कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम 5 के 5 क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं और 5 के 5 क्वेश्चन राइट भी कर सकते हैं। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और अगर हम ध्यान से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से करें तो 5 के 5 क्वेश्चन हमारे राइट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। मैं आपको इसमें कुछ बातें बताने वाला हूं और लाइव हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों श्योर नेट और जारफल लेने के लिए आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देंगे, वीडियोस देंगे, 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देंगे। जैसे कि रिसर्च के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग किए हुए हैं, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको इस कोर्स के अंदर लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब होता है तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे 2019 तक। तो किसी भी दोस्त को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो आप चाहे हिंदी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो चाहे इंग्लिश का हो, किसी पे भी लागू कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरह से हम उसको सॉल्व करें। दोस्तों सबसे पहली बात इसके अंदर ये आती है कि जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जब हम पढ़ना शुरू करें तो उसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम वैसे ही पढ़ लेते हैं और फिर बाद में समझते हैं कि पता नहीं इसने क्या कह दिया। और एक जो चीज़ होती है दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो लाइनें होते हैं बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस उसमें दिए हुए होते हैं। तो हमें शुरू से ध्यान देना होता है कि ये क्या बात कर रहा है और लास्ट में इसने क्या बात कही है। तो वो सारी की सारी बातें हमें समझना ज़रूरी है और उसे समझने के लिए हमारा ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके अंदर। और एक और जो चीज़ है दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जिसमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने चाहिए या पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना चाहिए। देखिए इसके ऊपर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हमें हाईलाइट कर लेना चाहिए या उनके नीचे अंडरलाइन कर लेना चाहिए और उन्हीं चीज़ों उनके जो कीवर्ड जो होते हैं यानी कि मुख्य मुख्य जो शब्द होते हैं उनको अंडरलाइन करना चाहिए और वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे यूज़ हुए हैं और फिर उन्हीं लाइनों को दोबारा पढ़ना चाहिए। और ऐसा करके दोस्तों आप आसानी से अपना टाइम बचा सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये है कि अगर आप बहुत अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जल्दी करना चाहते तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। जैसे अभी हमारे पास यूजीसी नेट में टाइम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके देखिए। डेली का एक डिसाइड कर लीजिए कि एक मेरे को करके देखना है और उसमें करके देखिए जो भी आपकी गलती निकल रही है उसको एनालिसिस कीजिए कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, क्यों हमारा क्वेश्चन है वो गलत हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो आपको जो लैंग्वेज है वो बहुत जल्दी आसानी से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों अब हम बात करते हैं, एक हमारे पास ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये हमारा था जनवरी 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया था। ये हम करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसे हम जल्दी से कर सकते हैं। तो वही बात दोस्तों सबसे पहले मैंने बात की थी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज़ें हैं उनके जो कीवर्ड्स वगैरह हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इन्होंने कहा है कि पिछले महायुद्ध का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके अंदर हमने हाईलाइट कर लिया कि पिछले महायुद्ध का साहित्य पर प्रभाव। ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे हाईलाइट कर ली। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अपने अंतिम महाग्रंथ टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की। यानी कि टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और आगे हम बात करते जैसे क्वेश्चन नंबर 9, महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवियों की क्या सोच थी। यहाँ पे हमने ये 3 दोबारा फिर नोट कर ली कि महायुद्ध के समय में भारतीय बुद्धिजीवियों की
सोच, ये चीज़ हमें पता करनी है। तो दोस्तों अभी के लिए हम केवल और केवल ये 3 क्वेश्चन लेके चलते हैं और उसके बाद में हम जो 2-3 और क्वेश्चन बच गए वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन लेके चलते हैं और अब हम रीडिंग कम्प्रिहेंशन जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं इसमें। देखिए, अंतिम महायुद्ध जिसने आधुनिक विश्व की आधारशिला को लगभग विकम्पित कर दिया, भारतीय साहित्य पर स्वल्प प्रभाव ही डाल सका। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या गया ना, साहित्य पर स्वल्प प्रभाव ही डाल सका, अंतिम महायुद्ध। अब देखिए यहाँ पे हमने ये नोट कर लिए चीज़, और ये देखिए ये हमारी कहाँ पे ये थी, ये देखिए पिछले महायुद्ध का भारतीय साहित्य पर प्रभाव। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे और पढ़ते, पहले इसको अंडरलाइन कर लेते। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में मोहभंग की स्थिति को प्रखरता से अभिव्यक्ति देने में ही सिमटा रहा। अब देखिए इसकी हम पूरी बात पढ़ते, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ते हैं। अंतिम महायुद्ध जिसने आधुनिक विश्व की आधारशिला को लगभग विकम्पित कर दिया, भारतीय साहित्य पर स्वल्प प्रभाव ही डाल सका। यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में मोहभंग की स्थिति को प्रखरता से अभिव्यक्ति देने में ही सिमटा रहा। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हिंदी के रीडिंग कम्प्रिहेंशन होते हैं वो थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, उनके जो मीनिंग होते हैं वो हमें नहीं पता चलता दोस्तों, तो उन्हें हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है और ऑप्शन क्या कहा है। पिछले महायुद्ध का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इनके सारे के सारे जो ऑप्शन है वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसने ये दिया तो दोस्तों ये नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि प्रभाव तो पड़ा है कुछ ना कुछ, वहाँ पे हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं। इसने हिंसा के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ा दिया, ये हम एक बार डाउट के लिए रख लेते हैं। अगला है, इसने साहित्य की नींव को हिला दिया। दोस्तों उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसने साहित्य की नींव को हिला दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। इसने पश्चिमी दुनिया को प्रबल समर्थन दिया। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन नंबर 2 और एक ऑप्शन नंबर 4। इन दोनों में हम देखते हैं कि कौन सा सही होगा। इसने पश्चिमी दुनिया को प्रबल समर्थन दिया, एक तो ये चीज़ ध्यान में रखते हैं। दूसरा, इसने हिंसा के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे इसे दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए सेकंड लाइन के अंदर, यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में मोहभंग की स्थिति को प्रखरता से अभिव्यक्ति देने में ही सिमटा रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति, यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसने हिंसा के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ा दिया। और तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2, इसने हिंसा के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ा दिया। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसका आंसर निकाला। और आगे हम बात करते दोस्तों, आगे हमारे पास अपने अंतिम महाग्रंथ टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की। अब ये देखते दोस्तों, आगे इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें इसकी प्रमुख अभिव्यक्ति टैगोर की अंतिम कविताओं एवं उसके अंतिम महाग्रंथ क्राइसिस इन सिविलाइजेशन के माध्यम से हुई। इस समय भारत का बुद्धिजीवी वर्ग एक नैतिक अंतर्द्वंद की दशा से गुजर रहा था। अब देखिए इसे दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते दोस्तों। ये जो लाइन है ना, ये पिछली लाइन से जुड़ी हुई है। ये देखिए अब इसने क्या कहा है, इसकी मुखर अभिव्यक्ति। अब इसने कहा है कि इसकी मुखर अभिव्यक्ति, किसकी मुखर अभिव्यक्ति, वो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, तब जाके हमें ये अच्छे से समझ में आएगी। यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में मोहभंग की स्थिति को परखता से अभिव्यक्ति देने में ही सिमटा रहा। इसकी मुखर अभिव्यक्ति टैगोर की अंतिम कविताओं एवं उनके अंतिम महाग्रंथ क्राइसिस इन सिविलाइजेशन के माध्यम से हुई। इस समय भारत का बुद्धिजीवी वर्ग एक
नैतिक अंतर्द्वंद की दशा से गुजर रहा था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है। अब देखिए, अपने अंतिम महाग्रंथ टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की। अब देखिए, ऑप्शन नंबर 1 सुभाष बोस को समर्थन दिया, नहीं दोस्तों, इसका तो कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ। अब दूसरा है पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों की पोल खोली, ये भी नहीं दोस्तों, ये हम चलो एक टाइम के लिए डाउट में रख लेते हैं, एक टाइम के लिए। इंग्लैंड के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की, ये भी हम नहीं कह सकते दोस्तों, इंग्लैंड का वहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ। देशों की मुक्ति को प्रोत्साहन प्रदान किया, देशों की मुक्ति को प्रोत्साहन प्रदान किया। अब दोबारा देखते दोस्तों, उसको हम दोबारा पढ़ते कि उसमें क्या कहा है। यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में मोहभंग की स्थिति को प्रमुखता से अभिव्यक्ति देने में ही सिमटा रहा। इसकी मुखर अभिव्यक्ति, अब देखिए दोस्तों, ये आ गया ना, इसकी मुखर अभिव्यक्ति किसकी, मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में इसकी अभिव्यक्ति किसने की थी, टैगोर की अंतिम कविता और अंतिम महाग्रंथ के अंदर इसकी हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 निकल के आ रहा है। और पहले हमने देखा था ना दोस्तों, पहले हमने सोच लिया था कि ये ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 निकल के आया है, और इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप यहाँ से आसानी से क्वेश्चन कर सकते, बस थोड़ा सा ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवियों की क्या सोच थी। अब हम ये देखते हैं दोस्तों, आगे इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, इस समय भारत का बुद्धिजीवी वर्ग एक नैतिक अंतर्द्वंद की दशा से गुजर रहा था। एक और जहां वह संकट की घड़ी में इंग्लैंड के अदम्य साहस के प्रति सहानुभूति व्यक्त किए बगैर नहीं रह सका, जिसमें रूसी लोग निष्ठुर नाजी सैन्य शक्ति से लोहा ले रहे थे, चीन जापान की सेनाओं को बूटों तले रौंदा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर अपना ही देश अपनी ही धरती की सैन्य शक्ति के नियंत्रण में था। भारतीय सेना सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में दूसरी ओर से उनके देश की मुक्ति का प्रयास कर रही थी। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितना बड़ा सेंटेंस बना दिया इन लोगों ने, यहाँ से लेके एक ओर से लेके और कर रही थी, इतना बड़ा सेंटेंस बना दिया। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया और क्या क्या ऑप्शन है। अब देखिए, महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवियों की क्या सोच थी। वे रूसी लोगों के कष्ट के प्रति उदासीन थे, ये चलो देखते हैं, डाउट के अंदर रख लेते हैं। वे जापानी सैन्य शक्तिवाद के पक्ष में थे, ये भी हम देखते हैं क्या है इसका। उनकी अनिश्चित निष्ठावानता ने सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया, ये भी हम देखते हैं। उन्होंने इंग्लैंड के साहस के प्रति सहानुभूति जगाई। अब ये देखिए दोस्तों, ये आ गया ना, ये निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए, ये हमने पढ़ा, कितनी बार पढ़ा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये इंग्लैंड के अदम्य साहस के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल गया ना अपना, कितना आसान निकल गया, कितना आसान। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उन्होंने इंग्लैंड के साहस के प्रति सहानुभूति जताई। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल आसानी से हम आंसर निकाल रहे हैं। और अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे 3 क्वेश्चन और रह गए। भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। अब देखिए, इसने क्या कहा है, भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। यानी कि भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करने वाले फैक्टर के बारे में हमें पता करना कि कौन कौन से है। और तो चलिए दोस्तों, अब हम दोबारा से गद्यांश को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं आगे क्या है। अब देखिए, हमने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बात करते हैं। निष्ठाओं के ऐसे द्वंद्व में किसी भी प्रकार की सृजनात्मक प्रवृत्ति के पृष्ठपोष की कल्पना नहीं की जा सकती। यह सहज ही अनुमानित किया जा सकता है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति जो मित्र राष्ट्रों के आविर्भाव क्रम में महत्वपूर्ण है तथा पड़ोसी देशों जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेशवाद के अंत के रूप में फलित हुआ।
सृजनात्मक ऊर्जा के विस्फोटन को गतिमान कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान देना कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सृजनात्मक ऊर्जा के यहाँ पे विस्फोट की बात हो रही है और वहाँ पे सन्निहित की बात हो रही थी, ये फैलाने की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। निसंदेह ऐसा हुआ, किंतु शीघ्र ही देश के विभाजन की यंत्रणा, नरसंहार तथा लाखों लोगों का अपने ही देश विस्थापित होने और महात्मा गांधी की शहादत की घटना के साथ कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण तथा बाद में बांग्लादेश में उनके अत्याचारों ने मर्मस्पर्शी लेखन को प्रेरित किया। ठीक है, यहाँ तक हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। अब देखिए इसने यहाँ पे क्या चीज़ निकल के आ रही है कि जो नरसंहार हुआ और जो विभाजन हुआ और लाखों लोग एक दूसरे से बिछुड़ गए और आक्रमण जो हुआ, इन सभी चीज़ों ने क्या किया, जितने भी अत्याचार हुए, मर्मस्पर्शी लेखन, यानी कि जो मर्मस्पर्शी होता है, जो दिल को छूने वाला और जो इमोशनल हम कह सकते हैं, उस लेखन को इसने प्रेरित किया था, उन चीज़ों को प्रेरित किया था। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ ली। और एक जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, यहाँ पे ये देखिए, सृजनात्मक ऊर्जा के विस्फोट, यानी कि ये सृजनात्मक ऊर्जा फैल गई थी। हमने फैलने की बात नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर उनमें सन्निहित करने की बात है, यानी कि इकट्ठा किन कारणों से हुई। ठीक है, तो अब हम दोबारा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है और फिर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। अब हम इनके जो ऑप्शन है वो पढ़ते हैं। अपनी ही धरती का सैन्य आधिपत्य, चलिए आगे देखते हैं। औपनिवेशिक आधिपत्य का प्रतिरोध नहीं। विभाजन स्वरूप अंतर्भूत तीव्र यंत्रणा, ये भी देखते चलो। मित्र राष्ट्रों की विजय। अब देखिए इनके अंदर एक चीज़ आप पढ़ने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। अब हम दोबारा से उसके ऊपर चलते हैं, उस पे अपने गद्यांश पे। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि विभाजन की यंत्रणा, नरसंहार, लाखों लोगों को विस्थापित होना और उनमें यानी कि अत्याचार वगैरह, इन सारी ये जितने भी दुख हुए, इन सभी के कारण हमारे अंदर ज़्यादा बढ़ चढ़ के लिखने की भावना उत्पन्न हुई। यहाँ पे आप देख सकते कि लेखन को प्रेरित किया। ठीक है, और उसी से हमारी ऊर्जा बढ़ी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर निकल रहा है कि जो भी जितने भी अत्याचार हुए उन्होंने हमें प्रेरित किया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम दोबारा से क्वेश्चन पे जाते हैं और इसका देखते कि क्या क्वेश्चन, क्या आंसर इसका आ सकता है। अपने ही धरती का सैन्य आधिपत्य नहीं दोस्तों, इसके अंदर ये बात नहीं हुई। ये बात हुई थी पहले सुभाष चंद्र के बोस में, जब उन्होंने वो कर दिया था। पहले हमने 3-4 लाइनें पढ़ी थी, तो वो नहीं है। अब देखिए औपनिवेशिक आधिपत्य का प्रतिरोध, ये बात भी नहीं हो रही दोस्तों उसके अंदर। विभाजन स्वरूप अनुभूति तीव्र यंत्रणा, ये चीज़ हो सकती है दोस्तों। मित्र राष्ट्रों की विजय, तो दोस्तों ये बात भी उसके अंदर नहीं कही गई। तो जो हमारा लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, विभाजन स्वरूप अनुभूत तीव्र यंत्रणा। अब देखिए विभाजन की बात हो रही ना इसके अंदर, ये देखिए हमने ये कहा था कि कहाँ गया, विस्थापित होना। विस्थापित मतलब विभाजन, देश की विभाजन की यंत्रणा, ये देखिए ये आ गया। शीघ्र ही देश के विभाजन की यंत्रणा, तो इसने क्या प्रेरित किया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए प्रेरित किया। इसने हमारे अंदर ऊर्जा फैलाई हुई, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा लिखे। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा विभाजन स्वरूप अनुभूत तीव्र यंत्रणा। दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल तो होता है, मैं मानता हूँ गद्यांश, लेकिन हमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें सोच के चलना पड़ता है कि क्या आंसर आएगा, क्योंकि हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि कोई आसान सा कोई 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके अंदर हम डायरेक्टली बता सकते हैं क्या होगा, लेकिन इसके अंदर हमें सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें बिल्कुल डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, कश्मीर तथा बंगाल की त्रासदी से जनहित प्रभाव
क्या थे। अब देखिए बंगाल और कश्मीर की जो त्रासदी थी उससे क्या प्रभाव पड़े वो हम देखते हैं। अब देखिए इसमें हम पढ़ लेते हैं, गद्यांश पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे हमने बात की थी ना, यहाँ पे कहाँ गया वो, हाँ इसी लाइन में था कहीं पे, कश्मीर तथा पाकिस्तान है, हाँ यहाँ से दोबारा पढ़ते दोस्तों। महात्मा गांधी की शहादत की घटना के साथ कश्मीर पर पाकिस्तान आक्रमण, बाद में बांग्लादेश में उसके अत्याचारों ने ममरसपरसी लेखन को प्रेरित किया। अब देखिए इस कारण बंगाल, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी तथा उर्दू ने महत्वपूर्ण लेखन, अब देखिए इस कारण बंगाल, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी तथा उर्दू में महत्वपूर्ण लेखन सामने आया, किंतु केवल ममरसपरसी अथवा भावपूर्ण लेखन अपने आप में साहित्य को महानता प्रदान नहीं कर सका। इन आपदाओं के उपरांत भी वो जो उत्साह एवं आत्मबल का कोष बना रहा वो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास में आत्मसात हुआ। अब ये देखिए दोस्तों, ये अब मैं दोबारा पढ़ने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों यहाँ से कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण तथा बाद में बांग्लादेश में उसके अत्याचारों ने ममरसपरसी लेखन को प्रेरित किया। ठीक है, ये हो गया। और उसके कारण क्या हुआ, इस कारण बंगला, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी तथा उर्दू में महत्वपूर्ण लेखन सामने आया, ये बात भी ठीक है। किंतु केवल ममरसपरसी अथवा भावपूर्ण लेखन अपने आप में साहित्य को महानता प्रदान नहीं करता। ठीक है, ये बात भी। इन आपदाओं के उपरांत भी जो उत्साह एवं आत्मबल का कोष बना रहा, अब देखिए वो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास में आत्मसात हुआ। ठीक है, वो जो हमने साहित्य लिखा था उससे क्या हुआ, और ये देखिए जब आक्रमण हुआ बांग्लादेश वगैरह पे, उनका विभाजन हुआ, तो उससे क्या हुआ कि लोग बहुत अच्छे तरीके से लिखने लग गए। उससे क्या हुआ दोस्तों, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हुआ और आर्थिक विकास में आत्मसात हुआ। तो अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो आंसर है वो क्या आएगा। अब देखिए कश्मीर तथा बंगाल की त्रासदी से जनहित प्रभाव क्या थे, तो इसमें देखिए दूसरे देशों का शंका भाव नहीं दोस्तों। अगला है प्रतिद्वंदिता की निरंतरता, ये भी नहीं कह सकते दोस्तों। युद्ध का खतरा, ये भी नहीं है दोस्तों। अगला है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, ये देखिए दोस्तों ये आ गया ना हमारे पास राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। क्योंकि हमने बात की थी कि कश्मीर और बांग्लादेश की जो त्रासदी हुई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखना शुरू कर दिया, और उस लिखने से क्या हुआ, हमारा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हुआ और आर्थिक आत्मसात हुआ। ये दो चीज़ें हुई थी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश का कथ्य संदेश क्या है, संदेश हमें बताना है दोस्तों। अब देखिए आप एक चीज़ बताइए दोस्तों, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो हम बात कर रहे हैं साहित्य की बात कर रहे हैं, लिटरेचर की बात कर रहे हैं। देखिए भारतीय साहित्य यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे महान ग्रंथ की बात होगी, और उसके बाद में जैसे कि ममरसपरसी लेखन को प्रेरित किया, और उसके बाद में फिर ये क्या हुआ कि ये देखिए हिंदी, उर्दू सामने आई, और यानी कि हर जगह साहित्य की बात यहाँ पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर होगा वो साहित्य से रिलेटेड होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। देखिए इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए, आपदाएं असंवेय भावी होती है। नहीं, आपदाओं के बारे में तो ऐसी कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई। दूसरा है सक्षम श्रृंखलाओं से महान साहित्य का उद्भव होता है। चलिए ये हम एक टाइम के लिए डाउट के अंदर रखते हैं। अगली है भारतीय साहित्य का कोई विशिष्ट परिदृश्य नहीं है। ये बात तो बिल्कुल गलत कह रहा है दोस्तों। ये कह रहा है कि भारतीय जो साहित्य है उसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ये बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला है युद्ध और स्वतंत्रता से साहित्य का कोई लेना देना नहीं है। ये बात भी इसकी बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, जब युद्ध हुए, त्रासदी हुई, तो बहुत अच्छा लिखने लग गए लोग और प्रेरित हुए लिखने के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है इसकी, क्योंकि युद्ध से हमारा जो साहित्य है वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब 2 देख लेते हैं, 1 और 2।
आपदाएं असंभवावी होती है। दोस्तों इसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं की गई, ज़्यादातर हमारी जो बात की गई है वो हमारे साहित्य लिटरेचर पर बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, शक्षंभ श्रृंखलाओं से महान साहित्य का उद्भव होता है। यानी कि इसे अगर आसान भाषा में समझे तो दोस्तों जो त्रासदी वगैरह होती है, जो संकट की घड़ी आती है देश के ऊपर, तो कहीं ना कहीं महान साहित्य का ओरिजिन होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी दिया हुआ है ये पैराग्राफ, आप ये देख लेना, ये पूरा का पूरा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद में जैसे ये है और फिर ये है, ये दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखे हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपको कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर मिली होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों श्योर नेट और जारफल लेने के लिए आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देंगे, वीडियोस देंगे, 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देंगे। जैसे कि रिसर्च के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग किए हुए हैं, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको इस कोर्स के अंदर लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब होता है तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे 2019 तक। तो किसी भी दोस्त को हमारा कोर्स ज्वाइन करना तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।